सेटअप से पहले आता है एक चैप्टर एक्चुअली, क्लबिंग ऑफ इनकम। मीनिंग लिखेंगे सिंपल सा मीनिंग है कि इनकम ऑफ वन पर्सन इनकम ऑफ वन पर्सन, किसी एक बंदे की इनकम। किसी एक बंदे की इनकम का मतलब क्या है कि किसके नाम से इनकम आ रही है। लास्ट लेक्चर में छोटा सा एग्जांपल था एफडी वाला। सर 1 लाख रुपए है, एफडी करवानी है, मेरे नाम से ना करवा के बच्चे के नाम से करवा दी, तो जो फर्स्ट हैंड रेसिपिएंट ऑफ द इनकम है ना, रेसिपिएंट ऑफ द इनकम वो माइनर चाइल्ड ही रहेगा जिसके नाम पे मैंने एफडी करवाई या जिसके बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा करवाए हैं। तो क्लबिंग ऑफ इनकम को इंक्लूड करना, यानी इनकम ऑफ वन पर्सन को इंक्लूड करना, कहां इंक्लूड करोगे? इन इनकम ऑफ अनदर पर्सन, इन इनकम ऑफ अनदर पर्सन। दैट इज कॉल्ड क्लबिंग। एक बंदे की इनकम उस बंदे की ना मान के, यानी रेसिपिएंट कोई और है, टैक्स पेयर कोई अगर और बन जाए, दैट इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। एक सिंपल सा एग्जांपल आप इस बात का नोट कर लो। हस्बैंड वाइफ, मैं हाउस नहीं लेता हूं, हाउस लेता हूं तो सेक्शन 27 डीम्ड ओनर बीच में आ जाता है। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड की जो इनकम है अभी राइट नाउ वो 15 लाख रुपए है सर, और वाइफ की जो इनकम है वो हाउस वाइफ है तो निल है सर। हस्बैंड की जो इनकम है वो 15 लाख रुपए है, वाइफ की जो इनकम है वो निल है, और हस्बैंड के नाम पे एक 12% डिवेंचर है ₹5 लाख, ₹5 लाख। अब पॉइंट क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी याद कर सको 56 2 10, ये कुछ चीजें मैं जानबूझ कैसे बोलता हूं ताकि आपको याद हो जाए एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। 56 2 10 वाज द गिफ्ट इन द इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स। अब अगर यही 5 लाख के डिवेंचर ये हस्बैंड इस वाइफ को गिफ्ट दे दे, गिफ्ट, अब ठीक है आपने गिफ्ट दिया है तो वाइफ के लिए इफोर्स की इनकम विल बी निल। ठीक है सर, अभी इतना मेरे को कंफर्म हो गया, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव, ठीक है ना, वाइफ की इनकम विल बी निल। अब रेसिपिएंट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो पूरा 1 साल हो गया, आज बिल्कुल साल के पहले दिन मैंने ये ट्रांजेक्शन की है, दैट इज 1 अप्रैल 2025, तो 25-26 में नाउ द रेसिपिएंट ऑफ द इंटरेस्ट विल बी वाइफ, रेसिपिएंट ऑफ द इंटरेस्ट दैट इज वाइफ, और अमाउंट वाइज कितना बेटा, 5 लाख का 12% कितना, 60,000। बस इनकी इंटेंशन क्या थी, ये 60,000 रुपए की इनकम घर में ही आनी है। डिवेंचर अगर हस्बैंड के नाम रहते तो ये 60,000 रुपए 15 लाख में जाके ऐड हो जाते, लेकिन अगर ये डिवेंचर वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिए तो ये 60,000 रुपए जो इनकम काउंट होनी चाहिए एज पर आवर ओपिनियन वो वाइफ के नाम होनी चाहिए, बिकॉज डिवेंचर मेरे पास नहीं है तो इनकम भी मेरे पास नहीं हो सकती सर, दैट इज 15,60,000। अब डिपार्टमेंट यहां पर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आपने ये जो ट्रांसफर की है ये जानबूझ के की है, टू अवॉइड टैक्स की है, और इसको हम क्या करेंगे, क्लब करेंगे किसके हाथ में, इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर दैट इज हस्बैंड। ये मेरे चैप्टर का बेसिक पॉइंट है। अब चैप्टर की टेक्निकलिटीज क्या है, अपने को ये समझना है कब तो ये क्लबिंग करनी है और कब ये क्लबिंग नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली हर बार होगी, नहीं। जेन्युइन ट्रांसफर है, 15 लाख रुपए के डिवेंचर थे, मैंने 15 लाख रुपए लिए, डिवेंचर ट्रांसफर किए, ठीक है ना, तो अब इसका मतलब दिस इज जेन्युइन ट्रांसफर, और जेन्युइन ट्रांसफर है तो फिर इनकम किसकी रहेगी, वाइफ की रहेगी। तो आने वाले 2 या 3 दिन में अपने को यही पॉइंट समझने हैं कि कब कब, ठीक है ना। वही जैसे एग्जांपल होता है 15 लाख की एफडी वाला, माइनर चाइल्ड के नाम पे करवा दिया, शायद कॉमन सेंस बोले क्लबिंग होनी चाहिए, तो अपने को ये समझना है कब होगी कब नहीं होगी। और ये चैप्टर इतना स्पेसिफिक है कि जितने रिश्ते इसमें सिखाए जाए, हस्बैंड टू वाइफ, ठीक है, फादर टू डॉटर, फादर टू सन, फादर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ, जितने सिखाए जाएं केवल उतने ही सीखने हैं, उसके आजू बाजू का दिमाग नहीं लगाना है। हस्बैंड ने वाइफ को दिया, अगर इतना सिखाया गया है तो फिर इतना ही सीखना है बस। वाइफ ने हस्बैंड को दिया तो फिर कवर नहीं होगा, तो मतलब जितना सिखाया जाए केवल उतना खुद का दिमाग लगाना क्या है थोड़ा सा मना। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, कुछ एक छोटा सा डायग्राम बनाए। कितना मेरा चैप्टर है सर, मेरा चैप्टर है दैट इज, नंबरिंग वाइज याद करने की ट्राई करेंगे इस चैप्टर को,
60 to 63. 60 to 63 will take around 20 minutes. 60 से 63 20 मिनट में लगभग तीनों चारों टॉपिक्स कवर्ड. 64 65 65 साथ में लिख दो सीए फाइनल. हमारे सीए इंटर में नहीं है. ठीक, फिर भी अभी वो अंकित कह रहे थे इस बार पता नहीं क्या हुआ, एफएम के एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन सीए फाइनल का पूछ लिया. अब ठीक है, हमें कई बार लगता है सीए फाइनल क्या है, और एग्जामिनर कई बार सोचते हैं यार भाई थोड़ी कॉमन सेंस लगा लो यार. ठीक है ना, इंटर में एफएम पढ़ के आए हो. ठीक है, तो 65 हमारे यहाँ नहीं है. बस अभी ताजा बात है ना, कल की ही बात है, कल परसों की. तो फिर आप इसको भी 1 मिनट लिख लेंगे तो कुछ ज्यादा चला नहीं जाएगा. 65 क्या कहते हैं लिखिए, इसके नीचे लिख दो ताकि बात क्या हो जाएगी खत्म. यानी जो मेरा ये मेन है भाई, दिस इज 64 समझ आया तो सब समझ आया, बात है खत्म. ठीक है, 65 सीए फाइनल क्या बोलते हैं. इस एग्जांपल पे वापस से कनेक्ट करें, इस एग्जांपल पे वापस से कनेक्ट करें. मान लो ये सही है. अब मैंने मान भी लिया यार, सरकार ने ये प्रूव कर दिया कि जानबूझ के आपने फ्री में ये डिबेंचर किसको दिए हैं, वाइफ को, ताकि घर की चीज घर में रहे, गिफ्ट ना लगे, पैसा जो आपके नाम पे आ रहा था वो किसके नाम पे आ जाए, वाइफ के नाम पे आ जाए, और वाइफ की टैक्स लायबिलिटी क्या जाएगी, 0. यही 60,000 मेरे नाम पे आते तो 30% यानी 18,000, 4% यानी 720, 18,720 की चपत आ जाती. चलो, ये क्लबिंग है क्या कि ये 60,000 शुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द हस्बैंड. ये 60,000 रुपए किसके हैंड में क्लब होने चाहिए, हस्बैंड के हैंड में. इसका एक मतलब है क्या, पैसा तो घर में आ ही गया 60,000. इस 60,000 के ऊपर जो अलग टैक्स लायबिलिटी बनती, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं निकालनी है हमारे सी इंटर में, अगर बनती तो कितनी बनती, गिवन एग्जिस्टिंग ओल्ड स्लैब पीवाई 25-26 इंडिविजुअल 60 साल से छोटा, तो ये टैक्स बनता इस 60,000 के ऊपर 18,720. अग्री करोगे इस बात से. ठीक, यानी सरकार को ना ये मतलब नहीं है कि ये 18,720 कौन देगा. सरकार को एक्चुअली इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 18,720 कौन देगा. उनको ये फर्क पड़ता था कि ये 60,000 रुपए किसकी इनकम मानी जाए. वाइफ की मानी जाती तो ये 60,000 रुपए टैक्स कितना बनता, नील. और हस्बैंड की अगर ये 60,000 रुपए ऐड करती तो टैक्स कितना बना, 18,720. ठीक है ना. अब जैसे ही हस्बैंड ने मांगी 18,000, हस्बैंड से टैक्स मांगा 18,720, और वाइफ ने कहा ये लो जी मैं देती हूँ 18,720. हमें एक्चुअली इस बात से कोई दिक्कत नहीं है. हमारा बेसिक पॉइंट क्या है कि इनकम किसकी मानी जाए. चलो, अब ये 18,720 देने का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स देने का किसका है सर, ये हस्बैंड का या वाइफ का, हस्बैंड का. 65 क्या बोलते हैं, अब ड्यू टू व्हाटएवर द कंडीशन, हस्बैंड का दिवाला निकल चुका है पूरा, डिबेंचर भी उसके पास नहीं है, इंटरेस्ट भी उसके पास नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट वाइफ के पास आ रहा है, तो डिपार्टमेंट ने कहा हम इनकम किसकी मानेंगे, हस्बैंड की. टैक्स किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, हस्बैंड के अकॉर्डिंग. ये टैक्स मांगा भी किससे जाएगा, हस्बैंड से. लेकिन इफ ड्यू टू व्हाटएवर द रीजन ही इज अनेबल टू पे द सेम, देन सेम कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द वाइफ. ये सेम पैसा, ऐसा नहीं कि इनकम वाइफ की मान लूंगा, नहीं, इनकम उसी की रहेगी. इनकम ही अगर वाइफ की मान ली ड्यू टू व्हाटएवर द रीजन, फिर तो मेरा पर्पस सर्व हो जाएगा, टैक्स बच गया. टैक्स नहीं बचना है, बात है टैक्स की कलेक्शन. लिखे छोटी सी एक लाइन, इफ ड्यू टू व्हाटएवर रीजन tax cannot be collected, tax cannot be collected. अगर टैक्स नहीं कलेक्ट किया जा सकता किससे, फ्रॉम द ट्रांसफरर. ऑफ द एसेट्स. ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर करने वाला. एज पर माई एग्जाम्पल आई कैन से हस्बैंड. If due to whatever the reason tax cannot be collected from the transferor of the assets, then same can be collected from, आ जाएगा धीरे धीरे समझ बेटा, फ्रॉम द ट्रांसफरर. कि अगर टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता है किससे, ट्रांसफरर. प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, जिसकी इनकम मानी जाएगी. इनकम किसकी मानी जाएगी क्लबिंग के केस में, ट्रांसफरर की. प्राइमरी लायबिलिटी ट्रांसफरर की है, लेकिन ड्यू टू व्हाटएवर द रीजन सेम कैन नॉट बी कलेक्टेड,
तो फिर वो कलेक्ट कर लिया जाएगा किससे? ट्रांसफररी से। जब ट्रांसफररी ये नहीं कह सकती कि टैक्स मैं क्यों पे करूं, कमाल है, इनकम आपके पास है, एसेट्स आपके पास है, और आप कह रहे हो कि मैं टैक्स कैसे पे करूं, फिर वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? हस्बैंड की। सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी बनेगी? वाइफ की। और पर्पस समझ जाओ, उनका काम ये नहीं था कि कौन टैक्स देगा, उनका काम था कि इनकम किसकी मानूं सो दैट टैक्स लाइबिलिटी कैन बी मैक्सिमाइज। तो ये मेरा 65 था जो मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है, समझ नहीं आया होगा तो भी ओम इग्नोर आई ना, मैं बेटा ऐसा हर बार थोड़ी ना होगा, फिर मैं तो ऐसे काम ही करे, इंटर छोड़े फाइनल स्टार्ट कर ले आज। ठीक, वो तो एक एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती है, और मैं ऐसे एग्जाम को ना बहुत अच्छा मानता हूँ। आप 5 नंबर का मेरे से इतना मुश्किल पूछ लो जो मेरे सिलेबस में भी नहीं है, बदले में आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, फिर 45 नंबर आपको ऐसा पूछना पड़ेगा जिसमें हर कोई कहे यार इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, मैं तो चाहता हूँ मेरे वाले में 5 नंबर का ऐसा आप पूछ लो, क्योंकि 50 मुझे वैसे भी नहीं लेने, आई डोंट डिजर्व। 45 में से मैं मेरे 40 ले लूंगा, मेरा काम बन जाएगा। चलो जी, 60 to 63 अपा देखते हैं किसी लेटर स्टेज पे। एच, चलो जी 64 को आप स्टार्ट करते हैं। दिस इज मेन चीजें, 64 खत्म होगा, मान लेना क्लबिंग खत्म हो गई। सबसे पहला 64 के अंदर आप ये लिखें, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल ओनली। तो जो 64 है वो केवल और केवल इंडिविजुअल के ऊपर काम करता है, यानी राम। राम अपनी एसेट ट्रांसफर करने वाला है, माँ को, बापू को, वाइफ को, बच्चों को, आउटसाइडर को। ठीक। सेकंड, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड रिलेटिव्स ओनली। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड रिलेटिव्स ओनली। ये जो 64 लगेगा केवल इंडिविजुअल के केस में, कुछ स्पेसिफाइड रिलेटिव्स जितने सिखाई जाए केवल वहीं पर लगेगा, उसके आजू बाजू या इसके अदर देन ये नहीं लगने वाला है। दैट इज पॉइंट नंबर 2। और 62 63 में लिखो एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। ये सबके ऊपर लगता है, आप चाहे इंडिविजुअल हो, आप चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, आप चाहे कंपनी हो, आप चाहे XYZ हो, और अदर देन स्पेसिफाइड रिलेटिव्स। अदर देन स्पेसिफाइड रिलेटिव। तो अपने को क्या समझना है सर? एक 62 63 समझना है क्या है, एक 64 समझना है। मैं 64 को स्टार्ट कर रहा हूं, और यहां से आप मान सकते हो कि मेरा चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक की सारी बातें थोड़ी ज्यादा काम की नहीं थी सर। यहां लिखे सर, अच्छी मेजर हेडिंग डालने, सेक्शन 64 1 IV 64 1 IV, यानी इसका मतलब क्या है? यहां पर 4-5 चीजें होंगी सर। जब भी नंबर इस तरीके से डाइवर्ट हो जाए ना, तो वो कंप्लीट एक नहीं है सर, उसके आगे सब पार्ट है, फिर पार्ट के भी पार्ट है, ऐसा हो सकता है। एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस बाय एन इंडिविजुअल, बाय एन इंडिविजुअल। तो पहला पॉइंट क्या है कि आप एसेट ट्रांसफर करने वाला कौन है? इंडिविजुअल, जिसके ऊपर 64 लग रहा है। ट्रांसफर किसको कर रहा है? स्पाउस को कर रहा है। एज पर इनकम टैक्स, स्पाउस इज द फर्स्ट रिलेटिव ऑफ एनी पर्सन। ठीक, यानी यू कैन से माँ बापू से बड़ा दर्जा इनकम टैक्स ने किसको दिया है? स्पाउस को। द फर्स्ट रिलेटिव एज पर टैक्स इज द स्पाउस। अपने को थोड़ी जीके भी रखनी होती है कि किसकी कैसी सोच है। ठीक, एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस बाय एन इंडिविजुअल। जब मैंने वर्ड यूज किया ना, इंडिविजुअल टू स्पाउस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हस्बैंड टू वाइफ कवर्ड, वाइस वर्सा, वाइफ टू हस्बैंड इज आल्सो कवर्ड। ठीक, आपने ये नहीं लिखा कि हस्बैंड वाइफ को एसेट्स दे रहा है, नहीं, आपने लिखा इंडिविजुअल अपने स्पाउस को एसेट्स दे रहा है। तो हस्बैंड अपने वाइफ को एसेट ट्रांसफर करे या वाइफ अपने हस्बैंड को एसेट ट्रांसफर करे, बोथ केसेस आर कवर्ड हियर। बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल्स है। तो क्या होगा? ठीक, एक हेडिंग डाले इसके अंदर, सब पार्ट विदाउट कंसीडरेशन। फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? विदाउट कंसीडरेशन। विदाउट कंसीडरेशन बिल्कुल फ्री का गिफ्ट, बिल्कुल फ्री वाला गिफ्ट क्यों हो रहा है? कितने भी अमाउंट का हो सकता है। रीजन,
अगर आप रिलेटिव को ट्रांसफर कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हो, तो इफोस पिक्चर में आने वाला नहीं है सर। अब जब इफोस पिक्चर में नहीं आने वाला है तो हम लोगों ने दिमाग यही लगाया कि क्या फर्क पड़ता है यार, एसेट्स मेरे नाम है या तेरे नाम है, पैसा तो घर में ही आना है, टैक्स बच जाए, कुछ ऐसा काम करे तो मैंने ट्रांसफर कर दिया सर। दैट इज पहली कंसीडरेशन क्या है, विदाउट कंसीडरेशन सर। एक छोटा सा एग्जांपल इसका नोट कर लो साथ में, बस 4 पेज के नोट्स बनेंगे, ज्यादा नहीं लंबे चौड़े नोट्स बनते हैं। एग्जांपल, एक्स ट्रांसफर्ड ₹8 लाख डिबेंचर एट 12% वाले टू मिसिज एक्स विदाउट कंसीडरेशन। अच्छा, इतना सही क्वेश्चन होगा जैसे मैंने बस एक लाइन लिख दी, और यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड कि वेदर एनी इनकम शुड बी क्लब्ड, यस और नो। आपको अपना सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है, हाँ सात्विक। ठीक है, डाइवोर्स के बाद अगर आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं या जैसा भी कर रहे हैं, एक स्पेशल केस लो हुआ था सर, जॉन फिलिप्स थॉमस प्लास्केट। पता क्या हुआ, अब तुम कौन सा जानते हो, मुझे ही नहीं पता मैंने क्या बोल दिया, मुझसे रिपीट कराओगे सेम तो मैं ही नहीं बोल सकता। तो इतनी सी क्लेवरनेस ना रखनी पड़ती है। पहले क्या होता था, मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट रिकॉर्डिंग, अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट रिपीट, तो विदाउट कंसीडरेशन हस्बैंड अपने वाइफ को ऐसे ट्रांसफर कर रहा है 8 लाख, तो आपने बस लिखना क्या है, 2 चीजें लिख लो इसका सॉल्यूशन। रेसिपिएंट ऑफ द इंटरेस्ट विल बी मिसिज एक्स। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्स ने अपनी वाइफ को ये 8 लाख के 12% डिबेंचर ट्रांसफर कर दिए, तो रेसिपिएंट ऑफ द इंटरेस्ट विल मिसिज एक्स, और इनकम विल बी ऑफ मिस्टर एक्स। यानी पॉइंट क्या है, पॉइंट बस यही है कि इफ इट इज ट्रांसफर्ड विदाउट कंसीडरेशन, इफ इट इज ट्रांसफर्ड विदाउट कंसीडरेशन, सरकार को नजर आता है यार कि क्या हुआ, घर के घर में चीज रही, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, बस आप कह रहे हो कि मालिक मैं नहीं हूं, मालिक कौन है, सामने, क्योंकि कुछ चीजें ना इनकम हमेशा उसी की मानी जाती है, ही इज द ओनर, यस ही इज द ओनर सर। तो बस आप इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं, यस इनकम विल बी क्लब्ड, यस इनकम विल बी क्लब्ड। यस इनकम विल बी क्लब्ड, यानी इसका सॉल्यूशन हो गया, बस ये क्वेश्चन हो गया, एसेट ट्रांसफर टू वाइफ बाय हस्बैंड, ठीक है, या जैसा भी है वाइस वर्सा, अगर वो विदाउट कंसीडरेशन है, ये इसकी मेन हेडिंग हो गई, तो ये इसका आंसर हो गया कि इनकम क्लब होगी कि नहीं होगी, बस यही आपने अपने आंसर्स में लिखना होता है। चलो जी, इसकी दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, इसकी दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, विद कंसीडरेशन। विद कंसीडरेशन के बराबर में मैं लिखता हूं बेटा एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब बिल्कुल पर्याप्त कंसीडरेशन, जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही सर, यानी एट मार्केट प्राइस वी कैन से, एट मार्केट प्राइस वी कैन से। अब लेट अस से ये यहां पर जो अपने 8 लाख लिखा ना, 8 लाख, अब इसको दोनों चीजें लिखते हैं कि फेस वैल्यू भी 8 लाख है, फेस वैल्यू भी कितनी है 8 लाख, और मार्केट प्राइस भी कितना चल रहा है, एग्जैक्टली 8 लाख। कॉमन एग्जांपल रखते हैं ताकि बात समझ आ जाए, 5 मिनट का ही मैटर है। पहला केस क्या था, 8 लाख की फेस वैल्यू का डिवेंचर, जिसकी मार्केट वैल्यू भी कितनी थी 8 लाख, हस्बैंड ने अपने वाइफ को फ्री में दे दिया, इनकम विल बी क्लब्ड। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस का एग्जांपल क्या बनेगा, सेकंड केस का एग्जांपल क्या बनेगा, एक्स ट्रांसफर्ड टू मिसिज एक्स डिवेंचर वर्थ ₹8 लाख। ये अभी तो मुझे लगता है कि मैं बार बार ये एग्जांपल क्यों लिख रहा हूं, लेकिन रिवीजन के टाइम में ना बस ये पढ़ते ही चैप्टर खत्म हो जाता है एक्चुअली। एक्स ट्रांसफर टू मिसिज एक्स डिवेंचर वर्थ ₹8 लाख फॉर एग्जैक्ट 8 लाख सर। ये क्वेश्चन मेरा हो गया, दोनों में चेंज क्या आ गया सर, वो विदाउट कंसीडरेशन था, ये विद प्रॉपर कंसीडरेशन है, ये विद प्रॉपर कंसीडरेशन है। तो सॉल्यूशन क्या होगा सर, रेसिपिएंट कौन बनेगा, रेसिपिएंट ऑब्वियस सी बात है सर मिसिज एक्स बनेगा। 8 लाख का 12% अगर मैं कॉमन लेके चल रहा हूं, दैट इज 96,000, और इनकम जो बनेगी वो किसकी बनेगी, इनकम रहेगी सर मिस्टर
एक्स की, और आंसर में क्या आ जाएगा सर? नो क्लबिंग विल, नहीं आंसर सॉरी, इनकम भी किसकी रहेगी इस बार? मिसिज एक्स की ही रहेगी सर। इनकम भी किसकी रहेगी? मिसिज एक्स की, बिकॉज दिस इज जेन्युइन ट्रांजैक्शन सर। 8 लाख का डिवेंचर 8 लाख में बेचा, बेचने वाले के लिए क्या आएगा पता है आपको? कैपिटल गेन। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किया सर फिर फर्क क्या पड़ा, मैं फ्री में देता या उनसे 8 लाख ले भी लिए, लेकिन जब आप ऐसी चीजें सेल करोगे ना एट मार्केट प्राइस, तो बेचने वाले के लिए क्या आएगा? कैपिटल गेन आएगा। इसीलिए सरकार ने फिर क्या माना उसको? नॉर्मल ट्रांजैक्शन माना। तो इस पर इनकम भी किसकी रहेगी? मिसिज एक्स की। रेसिपिएंट भी कौन रहेगा? मिसिज एक्स। और मेरा आंसर क्या आ जाएगा? नो क्लबिंग विल बी अट्रैक्टेड। नो क्लबिंग विल बी अट्रैक्टेड। दूसरे ही केस को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं और लगाकर, विद कंसीडरेशन एडिकेट। अब ये कंसीडरेशन क्या हो गई बेटा? इन कैश। ये कंसीडरेशन क्या हो गई? लाइक इन कैश भी आपने चेक दे दिया, आपने रोकड़ा दे दिया 8 लाख का, यहां पर दूसरी कंसीडरेशन भी कवर की गई। कोई बताने की ट्राई करे मर्यादा के दायरे में रह के। विद कंसीडरेशन एडिकेट, यतिश भारतीय कैश ले लो, चेक ले लो, या फिर दूसरी कोई प्रॉपर्टी, वो इन काइंड में आ जाएगा। और कोई पॉइंट? एसेट ट्रांसफर्ड बाय हस्बैंड टू वाइफ, या तो प्रॉपर कंसीडरेशन के साथ, या फिर ATLA। ATL फुल फॉर्म तुम बताओ। मैं इनएडिकेट कंसीडरेशन, वो तो ऊपर आ ही गया था, या मतलब वो तो नो कंसीडरेशन था। इनएडिकेट नहीं, इनएडिकेट का केस अलग बनेगा। एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तलाक, तलाक सही है। बीच में ए का आई नहीं बन गया। एग्रीमेंट टू लिव, फुल पूरा लिखेंगे पूरा बेटा। एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, एग्रीमेंट टू, आप दूसरे केस में ना ये लिख दो विद कंसीडरेशन हो, या फिर बदले में क्या मिला हो? एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। आपको एग्जांपल रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। यानी डाइवोर्स के केस में ऐसा होता नहीं का कि किसी भी, अब जनरली आप मतलब क्रिकेटर को जानते हैं, अभी तलाक हो गया, वाइफ चली गई, साथ में 20 करोड़ रुपए भी दे दिए, घर भी दे दिया। अब सोच के देखो, तलाक हो गया, घर चला गया, और उस घर के ऊपर वाइफ रूटीन में इनकम कमा रही है, तो टैक्स भरने के लिए कौन है? बोले हम ऐसी, तो जचेगा नहीं ना। जब तक वो रिलेशनशिप है, भाई सात्विक वाला पॉइंट कनेक्ट होएगा वापिस से, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि वो सात्विक ने पूछा है तो मैं करवाऊंगा, वो मैं वैसे भी करवाता, ठीक है। लेकिन पॉइंट कनेक्ट होगा क्या? कि जब सामने वाला अब वाइफ ही नहीं है या वो स्पाउस ही नहीं है, तो फिर वो जो पैसे कमाएगा उसके ऊपर टैक्स देने के लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो दो चीजें हो गई सर, कंसीडरेशन नहीं है तो क्लबिंग होगी, प्रॉपर कंसीडरेशन है तो क्लबिंग नहीं होगी, और बदले में एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, यानी तलाक के केस में, डाइवोर्स के केस में क्लबिंग नहीं होगी। किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछो। पॉइंट नंबर 3 पे आओ फिर। पॉइंट नंबर, दैट इज इनएडिकेट कंसीडरेशन। तीन ही तो केस बन रहे हैं, या तो कंसीडरेशन है, या तो नहीं है, या तो फिर आधी अधूरी है, या तो नहीं है या तो है। बस कंसीडरेशन है तो क्लबिंग नहीं है, और कंसीडरेशन नहीं है तो क्लबिंग है। और तीसरा केस क्या है? इनएडिकेट कंसीडरेशन। एग्जांपल, मिस्टर एक्स ट्रांसफर टू मिसिज एक्स डिबेंचर, फेस वैल्यू 8 लाख, 4 रुपीज 4,80,000, 4 रुपीज 4,80,000। एक्स ने अपनी वाइफ को 12% वाले डिबेंचर, एक्स ने अपनी वाइफ को 12% 8 लाख वाले डिबेंचर 4,80,000 में क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। थोड़ी सी कॉमन सेंस पे आप आंसर दोगे तो ठीक निकल जाएगा यार।
सॉल्यूशन लिखे फिर सॉल्यूशन रेसिपिएंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ऑब्वियस सी बात है मिसिस एक्स अमाउंट वाइज पूरा 96,000 इनकम विल बी ऑफ बिल्कुल प्रोपोर्शनल इनकम विल बी ऑफ। अब आपने ये देखा है सर जितनी कंसीडरेशन मिल गई उसके अगेंस्ट में क्लबिंग नहीं करनी है, जिस पार्ट के लिए कंसीडरेशन नहीं मिली उसी पार्ट के लिए अपने को क्लबिंग करनी है। तो लॉजिकली मैं ये देख सकता हूं 8 लाख का 480 बोले तो हाउ मेनी परसेंट 60%, बोले तो हाउ मेनी परसेंट 60%। तो कहते इसे 60% कंसीडरेशन रिसीव्ड 40% कंसीडरेशन नॉट रिसीव्ड। अब इनकम टोटल कितनी थी 96,000 का 60% इनकम किसकी रहेगी एक्स की और रिमेनिंग 40% इनकम किसकी रहने वाली है सर मिसिस एक्स की, जिसके अगेंस्ट में कोई कंसीडरेशन अपने को नहीं मिली है। तो अपने क्या किया सर सिंपल से 3 आंसर हो गए। कंसीडरेशन यस तो क्लबिंग नो, कंसीडरेशन नो तो क्लबिंग यस। एक ही बात है, चलो तुम समझते हो ना बेटा। कंसीडरेशन यस मैंने वैसे क्या लिखा है ये नीचे ये वाला 60% के लिए मिसिस एक्स, ये पहले भी उल्टा ही एक बार लिखा गया था, दोनों बार ऐसा ही सेम ही लिखा गया है ना। अब मैं यहां पर 40 लिख दूं 40 और 60। अब ठीक है 60% के लिए मिसिस एक्स जितना पैसा वो उन्होंने दिया है, 40% के लिए मिस्टर एक्स। ये मैं सोच रहा था शायद मैंने ये ठीक लिखा है। अगर कंसीडरेशन होगी तो क्लबिंग नहीं होगी, कंसीडरेशन नहीं होगी तो क्लबिंग होगी। 20 मिनट के लेक्चर का ना बेस तो यही था बस, कंसीडरेशन है या नहीं है। और ये मैटर कहां है ओनली एंड ओनली हस्बैंड टू वाइफ, वाइफ टू हस्बैंड। इसके अंदर मैं एक एग्जांपल और ऐड ऑन करना चाहूं तो कर लो। 96,000 को मैं 40% करूं क्या 9 चुके 36 और 38,400 यही बात है ना। और ये कितना आ गया 57,600। दूसरा एग्जांपल और लिख लो इसका, दूसरा एग्जांपल नंबर 2। मिस्टर एक्स ट्रांसफर टू मिसिस एक्स डिबेंचर फेस वैल्यू कितना 8 लाख हैविंग ए मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 12 लाख, हैविंग ए मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 12 लाख। अभी तक जितने भी एग्जांपल थे सब में फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू पर वेरी वेरी कॉमन, लेकिन इस बार मैंने क्या किया फेस वैल्यू को 8 लाख किया, मार्केट प्राइस को कितना किया 12 लाख किया और बदले में ये लिख दिया फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ रुपीज 840, फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ रुपीज 8,40,000। तो ये केस भी सर इनएडिकेट कंसीडरेशन का ही है, बिकॉज 8 लाख की फेस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, चीज कितने की है 12 लाख की, 12 लाख का कितना पैसा मिल गया 840। तो कहना इसे 70% कंसीडरेशन रिसीव्ड 70% कंसीडरेशन रिसीव्ड। तो मेरे को ये नहीं देखना कि 8 वाली चीज 840 में चली गई, नहीं, बात है कि आज के दिन रेट क्या है। तो सॉल्यूशन विल बी लाइक रेसिपिएंट विल बी मिसिस एक्स अमाउंट वाइज कितना 96,000 केवल, क्योंकि 8 लाख का 12% कितना बनेगा 96 ही बनेगा। और इनकम विल बी ऑफ, इनकम जो बनेगी वो किसकी बनेगी, इनकम बनेगी सर कुछ मिसिस एक्स की 70% को लेकर, कुछ मिस्टर एक्स की जिसके बदले में कंसीडरेशन नहीं मिली है 30%। तो 9 या 27 यानी 28,800 और 67,200 रफली मैंने इसको ऐसा किया, चेक करना इतना ही आएगा क्या। तो 96,000 का 70% और 30% आपने किया सर। तो होप सो जो 15 मिनट की क्लबिंग आपने पढ़ी है ना उसका एक एजेंडा बड़ा क्लियर है सर। एक रिश्ता कवर हो गया हस्बैंड टू वाइफ, वाइफ टू हस्बैंड। लॉजिक ठीक है सर, बिना पैसों के हो रहा है तो क्लब कर दो, पैसे ही ले लिए तो फिर क्लबिंग किस बात की सर, ठीक है ना। घर है 2 लाख का लिया था आज 2 करोड़ का हो रखा है और 2 करोड़ में मैंने वाइफ को दे दिया, तो ठीक है ना, आपको अच्छा खासा कैपिटल गेन आ गया, रेंटल इनकम वो कमाई, कोई दिक्कत वाली बात सरकार को नहीं लगती है सर, ठीक है। अब इनके रिगार्डिंग ना कुछ पॉइंट्स क्वेश्चन में आ जाते हैं जो इससे थोड़े से यूनिक होते हैं। जैसे सात्विक ने क्वेश्चन पूछा, अब ये इतनी रिसर्च कहां से होती है, पहले इतना ही पढ़ाया, मान लो पहले 2 साल 3 साल 4 साल इतना ही पढ़ाया, फिर एग्जामिनर ने एक अच्छा पॉइंट पूछ लिया कि यार पहले तलाक हो गया था या बाद में तलाक हो गया या जो भी हुआ, तो फिर वहां से थोड़ी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए, उसके लिए लिखे स्पेशल प्रोविजंस। क्या है वो मेन डिसीजन कि फॉर अट्रैक्टिंग, एज इट इज लिखना बिल्कुल, फॉर अट्रैक्टिंग क्लबिंग
प्रोविजन। अगर आप क्लबिंग प्रोविजन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अभी तो मैंने क्या देखा है, अभी मैंने इतना ही देखा है कि अगर कंसीडरेशन नहीं होगी ना तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 64 एक 4 अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी स्पेशल प्रोविजन क्या बोलता है कि फॉर अट्रैक्टिंग क्लबिंग प्रोविजन रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है मस्ट एग्जिस्ट, सबसिस्ट भी बोल सकते हैं आप वैसे तो, यानी होना चाहिए, रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ होना चाहिए एट बोथ ऑफ द टाइम, एट बोथ ऑफ द टाइम, दोनों टाइम वो रिलेशनशिप होना चाहिए। वो दोनों टाइम कौन कौन से हैं? टाइम नंबर 1 while transferring the assets, ठीक, यानी जब आपने एसेट ट्रांसफर किया, जब आपने क्या किया, एसेट्स ट्रांसफर किया, उस टाइम आप हस्बैंड और वाइफ रहने चाहिए। टाइम नंबर 2 while generating incomes, इनकम के कमाते वक्त भी और एसेट्स के देते वक्त भी, तो ही बात है सर, एसेट्स देते हुए भी और इनकम के कमाते हुए भी अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, चल रहा है, तो क्लबिंग होगी। और क्लबिंग होगी उसके लिए अपने को पता होना चाहिए था कि कंसीडरेशन नहीं हो तो ही होगी, कंसीडरेशन होगी तो बात वैसे ही क्या हो जाएगी सर, खत्म हो जाएगी। तो ये जो एक सात्विक ने पूछा था ना, ये वैसा ही पॉइंट था। अभी मैं इसके एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी से समझ आए। ये केस लो हुआ था सर जॉन फिलिप्स प्लास्केट थॉमस, सुप्रीम कोर्ट। अभी 4 वर्ड है ना, कभी कभी सीक्वेंस बदल देते हैं। अभी जैसे मुझे जिस बेस्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने लिखने की ट्राई की, अब एक काम करेंगे ना भाई, वैसे तो देखो कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता सीए इंटर में, फाइनल में ये चीजें थोड़ी ज्यादा मैटर करती होती है कि हम जनरली क्लास में PLASKET मैंने वैसे ही लिख दिया, स्पेलिंग में भी मिसमैच थोड़ी मोटी, तो कल के लेक्चर में करेंगे। चलो आज का टाइम अपन निकाल नहीं पाएंगे कि गूगल से इन दोनों केस लो को या एक केस लो को अपन देखने की ट्राई करेंगे कि क्या हुआ था, रियल पॉइंट्स क्या थे। तो ये केस लो का नाम है सर जॉन फिलिप्स प्लास्केट थॉमस, सुप्रीम कोर्ट का केस है। पॉइंट क्या था कि हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता बोथ टाइम क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जांपल नंबर 1 लिखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, ऑन 1 अप्रैल 2023 राम ट्रांसफर, मैं अगेन कॉमन के लिए ऐसा लिख रहा हूं, एट 12% पे 8 लाख की डिबेंचर्स। ऑन 1 अप्रैल 2023 राम ट्रांसफर्ड ₹12% 8 लाख के डिबेंचर टू मिसिस राम। ठीक, तो इसका मतलब एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर दे वर हस्बैंड वाइफ सर। राम ने 1 अप्रैल 2023 को अपनी वाइफ को 8 लाख 12% डिबेंचर फ्री में क्या कर दिए, ट्रांसफर। ऑन 1 अप्रैल 2025 दे गोट डाइवोर्स्ड। एग्जैक्ट उसके 2 साल बाद उनका डाइवोर्स हो गया। ठीक है, सात्विक यही चाहता था तू, कहता यही चाहता था मैं, तेरे को किस बात की जलन है भाई। ठीक है 1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल 2025 सॉल्यूशन। यहां पर मैं इसका सॉल्यूशन अगर और ड्राफ्ट कर दूं सर, ये इतनी जल्दी नहीं है। हाँ जी हो गया सॉल्यूशन। देखो 3 PY मैंने कवर कर दिया, PY 23-24 24-25 और अपने वाला 25-26। PY 23-24 ऐसे लिख लो सॉल्यूशन भी। ये दोनों जजमेंट ना बड़ी इंपॉर्टेंट है क्लबिंग को जोड़ने के लिए। PY 23-24 रेसिपिएंट कौन रहेगा,
1 अप्रैल 2023 को ही आपने ट्रांसफर कर दिए थे राम ने मिसिज राम को, तो रेसिपिएंट रहेगी मिसिज राम। अमाउंट का क्या करना है अपने को, अमाउंट तो वही 96 ही आने, और इनकम किसकी रहेगी सर, मिस्टर राम। क्लबिंग अट्रैक्ट होगी, आंसर इज यस, क्योंकि आपने कहा था क्लबिंग अट्रैक्ट करने के लिए रिलेशनशिप दोनों टाइम होना चाहिए। जब एसेट्स दिया गया था, जब एसेट्स दिया गया था तो क्या हस्बैंड वाइफ थे, यस। जब वाइफ ने पहले साल पैसा कमाया तो क्या हस्बैंड वाइफ थे, आंसर इज यस। विदाउट कंसीडरेशन हुई थी तो क्लबिंग हो जाएगी। 23-24 का आंसर बड़ा क्लियर है। एंड 24-25 लिख दूं तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि 24-25 में भी कोई फर्क पड़ा नहीं। हस्बैंड सॉरी वाइफ के नाम पे ही डिवेंचर थे, वाइफ को ही इंटरेस्ट मिला होगा, लेकिन स्टिल इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राम। लेकिन पी वाई 25-26 में क्या होगा सर, रेसिपेंट रह जाएगा कौन, जो भी रेसिपेंट की स्पेलिंग होती हो वो रहेगा मिसिज राम ही सर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डिवेंचर स्टिल उसके नाम ही है। लेकिन जो इनकम मानी जाएगी वो किसकी मानी जाएगी, वो भी मिसिज राम की ही मानी जाएगी। आफ्टर डाइवोर्स जचेगी नहीं ना ये बात, एसेट्स भी उनके पास रह गई, कमाई भी उनके पास रह गई, और जिंदगी भर के लिए टैक्स कौन पे कर रहा है, मिस्टर एक्स पे कर रहा है। यानी तीसरे वाले केस में क्या हुआ, तीसरे वाले केस में एसेट्स ट्रांसफर करते वक्त तो हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन जब उस एसेट्स के ऊपर पैसा कमाया गया 25-26 में तो दे वर नॉट हस्बैंड वाइफ एट ऑल। तो इसका मतलब क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट बी अट्रैक्ट। इसी बात को प्रूव करने के लिए इसी सीक्वेंस के नीचे आप जैसे भी जहां लिखना चाहें, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे। ये इसमें किसी का डाइवोर्स करवाना था तो मैंने राम का नाम लिया, अभी मुझे किसी का डाइवोर्स नहीं करवाना है, नजदीक या बढ़ानी है, तो मैं अपने किसी क्लास के स्टूडेंट अंकित का नाम ले रहा हूँ। ठीक है अंकित, अरे कहना क्या पता जुबान पे कौन सी माता बैठी होती है वो माता बैठी हो, ठीक बात। अंकित, अरे क्या हो गया अंकित, भगवान ने इसकी किस्मत में ऐसा कुछ लिखा नहीं, आई थिंक सो मेरी जैसी किस्मत है अंकित की, मुझे ऐसा लग रहा है। अंकित गॉट engaged on 15 अप्रैल 2025 टू अंकिता। ठीक बात, अंकिता तो कोई क्लास में नहीं है ना भाई, वैसे जनरली गुड फेथ में एग्जांपल है, ठीक है। तो अंकित गॉट एंगेज्ड ऑन 15 अप्रैल 2025 टू अंकिता। उसके बाद ट्रांसफर रुपीज 12% 8 लाख डिवेंचर ऑन 16 अप्रैल 2025। मतलब बात देखो आप, हिम्मत देखो हिम्मत, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल बर्थडे ऑफ अंकिता, 17 अप्रैल को तोड़ दो ठीक है ना, मैंने कहा था तोड़ने नहीं है भाई इस बार, ठीक है ना। ऑन 21 जून 2025 दे गॉट मैरिज। क्या करें, टाइम पास भी तो करना है बेटा, अब ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, एकेडमी वाले पैसे फिर उस हिसाब से ही देते हैं, 2 महीने में सिलेबस पूरा होगा इंग्लिश, जो 42,000 रुपये पूरे बैच के, तो क्या ही जाते हैं, तो बकवास कर लो, पैसे मिल रहे हो तो ऑन 21 जून 2025 दे गॉट मैरिज। तो सॉल्यूशन में आप बताएंगे क्लबिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो क्लबिंग नहीं होनी चाहिए। क्लबिंग क्यों नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग द एसेट्स दे वर नॉट हस्बैंड वाइफ, दे वर फियोंसी, या जो भी उनको बोला जाए वही थे वो, ठीक है, लेकिन हस्बैंड वाइफ नहीं थे वो, इनका बाकी तो इंटरनल मैटर है, बाकी अपने को पता भी नहीं, लेकिन कानून की नजर में तो नहीं थे भाई कानून की नजर में तो नहीं थे। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन लेके, सॉल्यूशन, नो क्लबिंग प्रोविजन विल बी अट्रैक्टेड, नो क्लबिंग प्रोविजन विल बी अट्रैक्टेड। और अट्रैक्ट क्यों नहीं होंगे, बिकॉज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, बिकॉज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर दे वर नॉट हस्बैंड वाइफ। अपनी नोटबुक है, अपनी तरीके से मुझे लिखना होता है, मुझे उसमें कुछ दे वर नॉट हस्बैंड वाइफ। अच्छा,
मैं क्या चाहता हूं, जब मैं किसी को एसेट्स ट्रांसफर कर रहा हूं तो वैसे मैं जनरली तो यही चाहता हूं कि क्लबिंग ना हो, कि अगर क्लबिंग हो गई तो फिर एसेंस खत्म हो गया। बिल्कुल पहला एग्जांपल था मेरी क्लास का आज का, और अपने एसेट ट्रांसफर किया 15 लाख के बाद 60,000 उधर, तो मैंने किस इंटेंशन के साथ वो 60,000 पे ट्रांसफर किए थे कि क्लबिंग हो या ना हो, ना हो। क्लबिंग ही अगर होनी थी तो फिर ठीक ही था ना, क्यों ट्रांजेक्शन कर रहा हूं मैं, कि मेरे नाम पे इनकम आनी है, मैंने ही टैक्स देना है, तो फिर क्यों ट्रांसफर करें। तो जनरली हम चाहते थे कि क्लबिंग ना हो। और अंकित कह रहे हैं सर ये फायदा हो गया, फिर तो इसका मतलब मुझे, अंकित की इनकम वैसे भी अच्छी खासी है सर, अंकित की इनकम वैसे भी अच्छी खासी है, तो अंकित कहते हैं सर फिर इसका मतलब मैं कामयाब रहा उस प्लानिंग में कि वो पैसे घर के घर में भी रह गए और क्लबिंग प्रोविजन भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो मतलब हमने सक्सेसफुली अपनी इनकम ट्रांसफर कर दी किसको, अंकिता को, जिसके ऊपर हमें टैक्स नहीं देना है। तो हमें, लेकिन जब आप ऐसे दिमाग लगाए तो उसमें से तुम कई जने सोच भी रहे होंगे, बोला ठीक है अभी तो एंगेजमेंट अपनी होनी है, एंगेजमेंट होते ही ट्रांसफर कर देंगे सब कुछ, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, वो आपको हमेशा ध्यान रखने, क्योंकि आजकल रिश्ते हो तो लिख सकते हो रिस्क इन्वॉल्व, कि आप ऐसी प्लानिंग करो तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्या ध्यान रख लेना? पॉइंट नंबर वन, ये थोड़ा प्रैक्टिस में भी काम आती है यार, हमें ऐसी बात नहीं है। क्या ध्यान रखना? अब अंकित वाला केस ये तो को कामयाब हो गया बिल्कुल, लेकिन ठीक है ना, अगर अच्छा इसमें एक नुकसान हो गया, बता सकते हो क्या क्या नुकसान हो गया इसमें? अंकित कह रहे हैं मजे हो गए, 96,000 टैक्स बच गया। हाँ, गिफ्ट सर जब आपने ट्रांसफर किया था तो यू आर नॉट रिलेटिव, अभी आप लोग ही कह रहे हो ये बात, इफ यू आर नॉट रिलेटिव तो इस 8 लाख के ऊपर क्या हो जाएगा भाई, 8 लाख के ऊपर ही टैक्सेबिलिटी क्या हो जाएगी, एराइज हो जाएगी। तो जब आप ऐसी प्लानिंग करो तो सबसे पहले आपको अमाउंट इन्वॉल्व का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं 56,210 अट्रैक्ट ना हो जाए। ठीक है ना, जब भी आप इस तरीके से प्लानिंग करेंगे तो फिर अपने को सोचना पड़ेगा कि 50,000 से कम का ही अमाउंट हो, अदरवाइज वो टैक्स बचाने के लिए पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ जाएगा। इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बचाने के लिए पूरे अमाउंट पे टैक्स दे दिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिंदगी भर भी फायदे में नहीं आओगे, ये बात याद रखना। सेकंड मेक श्योर, अगर चलो अमाउंट आपने 50 से कम भी कर दिया, अमाउंट आपने क्या कर दिया 50 से कम भी कर दिया, तो मेक श्योर कि मैरिज पक्का हो जाएगी। सोचने वाली बात है ना यार, मैरिज होनी पक्की नहीं है, ऐसे ट्रांसफर किया अगले दिन से वो आई नहीं अंकिता, मतलब फोन पे या जहां पर भी जैसे भी बातचीत होती है भाई, तो मेक श्योर कि मैरिज पक्का हो ही जाएगी, तो ही आप ऐसे ट्रांसफर करने की सोचे। और तीसरा, चलो कई बार सारी चीजें ठीक है, अमाउंट भी 40,000 रुपये है, अमाउंट भी कितना है 40,000, जन्म जन्म का साथ भी लिख रखा है भगवान ने, जन्म जन्म का साथ भी लिख रखा है, लेकिन कई बार क्या होता है, अब ये अंकित खुद तो कमाते हैं साल के 2 लाख और वो अंकिता कमाती है साल के 20 लाख, स्लैब। कई बार क्लबिंग होने में ही फायदा होता है। अब मेरी इनकम 2 लाख है, वाइफ की इनकम 20 लाख है, एसेट ट्रांसफर कर दिया, सरकार कहती है क्लबिंग करेंगे, और मैं रो रहा हूं ऊपर से, अरे क्लबिंग होने में फायदा है, क्यों 20 लाख की इनकम उसके हाथ में जाएगी तो वो 20 से ऊपर। मैंने कहा मेरी वाली का फोन तो नहीं आ गया, कहते क्या सुबह से बकवास करी जा रहे हो तिलक सर ने लाइव चला रखी हो, क्या पता आज क्लास। तो कई बार ये भी सोचो ना यार कि जब आप क्लबिंग चाहते हो कि हो या ना हो, मेक श्योर करना आपको स्लैब रेट का ध्यान रखना, स्लैब रेट का ध्यान। ठीक, अगर आप हायर में हो, सामने वाला बंदा लोअर में है ना, फिर तो क्लबिंग ना होने में आपका फायदा है, फिर तो क्लबिंग ना होने में आपका फायदा है। आप लोअर स्लैब में हो, सामने वाला हायर स्लैब में है, तो क्लबिंग होने में क्या है आपका फायदा है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जनरली ऐसे गुड फेथ मजाक में आपने बोला इसका मेरे पेपर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो दोनों केस, ये जो केस लो था कि रिलेशनशिप मस्ट सबसिस्ट या एग्जिस्ट बोथ ऑफ द टाइम, पैसा कमाते हुए भी और एसेट्स के देते हुए भी, अदरवाइज क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट बी अट्रैक्टेड। अरे जन्म जन्म का साथ था JJKS, क्या होती था तू, मतलब अभी तक समझी नहीं होती था, रहने दे, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। दूसरा केस लो, ये सात्विक ने पूछा नहीं है, मैं वैसे ही करवा रहा हूं। सेकंड पॉइंट जनरल स्पेशल प्रोविजन का है, इसी के रिगार्डिंग। अच्छा जनरल एग्जांपल लेते हैं, 8 लाख ट्रांसफर किए,
12% इंटरेस्ट पे लिखना मत। 96,000 रुपए इस साल उसने कमाए। हस्बैंड वाइफ दोनों टाइम थे, पैसा कमाते वक्त भी थे और एसेट्स देते वक्त भी थे, पैसे भी नहीं लिए थे, क्लबिंग हो गया, आंसर इज यस। ठीक, इस 96,000 का उसने क्या किया, पहले ही साल के 96,000 का एफडी करवा दिया। अगले साल चलते हैं, अगले साल फिर वही 8 लाख के डिबेंचर थे, इंटरेस्ट तो हर साल ही आने भाई। तो पहले साल देखना पॉइंट क्या है, मैं किसी को 8 लाख रुपए ट्रांसफर करूं किसी मतलब वाइफ को 12%, तो फर्स्ट ईयर जो उसको पैसा मिलेगा कितना मिलेगा 96, अगले साल कितना मिलेगा 96, अगले साल कितना मिलेगा 96, हर साल कितना मिलेगा जब तक मेच्योरिटी नहीं आती है कितना 96। हर बार ये 96 क्या होते जाएंगे, क्लब 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 क्लब, डिपेंडिंग अपॉन आपने बिल्कुल फ्री में दिए थे, डिपेंडिंग अपॉन आपने बिल्कुल फ्री में दिए, ठीक बात। उसके बाद देखो लेटेस्ट से यार ये 96,000 रुपए जब उसके पास आ रहे हैं, सी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, उसने उसका एफडी कर दिया, उसने 96,000 रुपए का कोई फ्लैट खरीद लिया छोटा सा, कितना छोटा होगा 96,000 होगा ही नहीं, कुछ भी किया मतलब एक्स वाई जेड, तो क्या लगता है इस 96,000 रुपए के ऊपर नेक्स्ट ईयर की जो इनकम है, लेटेस्ट से एफडी मान लो 10% पे, कितने रुपए 9600 रुपए, वेदर दिस 9600 शुड बी क्लब्ड यस और नो, ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अब ये नहीं होने चाहिए सर। तो आपने दूसरा पॉइंट लिखना है क्या, एक्रिएशन ऑफ इनकम। एक्रिएशन की स्पेलिंग कैसे लिखूं, इंक्रीज वर्ड यूज करो ना बेटा, इंक्रीज, जिंदगी में सब कुछ चीज का ऑल्टरनेटिव है। एक्रिएशन ऑफ इनकम यानी इनकम ऑन इनकम, अच्छा लगता है बेटा ऐसे चलती क्लास में ना, इनकम ऑन इनकम, इनकम ऑन इनकम, एक्रिएशन ऑफ इनकम या इनकम ऑन इनकम इज नॉट करेक्ट। पॉइंट ये नहीं था, एक्चुअल पॉइंट ये था कि इनकम ऑन ट्रांसफर्ड एसेट्स इज क्लब्ड, इनकम ऑन ट्रांसफर्ड एसेट्स इज क्लब्ड, व्हाइल इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब्ड। इनकम ऑन इनकम आपने क्या नहीं करनी है, कभी भी क्लब नहीं करनी है। ये भी कोई केस लो था 7, इसका तो नाम याद नहीं आएगा, मानिक चंद सेठ, कल सर्च करके लाएंगे थोड़ा वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है। 70 लाल मानिक चंद सेठ, इस बंदे का केस था ये, 70 लाल मानिक चंद सेठ, इतना तो याद रहेगा तभी तो गूगल सर्च करेंगे, इतना भी याद नहीं रहेगा तो गूगल कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये केस लो का नाम है, टॉपिक का नाम क्या है, इनकम ऑन ट्रांसफर्ड एसेट्स इज 70 वाला ऐसा आसपास होगा, आप एक बार लिख लो, टेंटेटिव क्या होगा, कौन सा, ये अपने नोट्स प्रिंट होके मार्केट में बटने हैं, ठीक है। तो 70 लाल मानिक चंद सेठ, इसकी सिंपल सा ही पॉइंट था कि इनकम ऑन ट्रांसफर्ड एसेट्स इज क्लब्ड, इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब्ड। एक एग्जांपल ले लो छोटा सा लो, एक काम ही कर लेंगे, इसके बाद आगे नहीं पढ़ोगे तो आप अभी सर्च। एग्जांपल क्या हो गया, हो गया आज का बहुत हो गया, नहीं इसका एग्जांपल नोट कर लो फिर वो अधूरा रहेगा बेटा। 6414 विल बी ओवर, ऐसे ऐसे 3 ही लेक्चर है टोटल क्लबिंग में, दैट इज एग्जांपल। क्या एग्जांपल है नोट करें सर, मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड टू हिज वाइफ 10% एफडी ₹1 लाख, ₹1 लाख, आपने 1 लाख की 10% की एफडी क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी वाइफ को सर, 5 ईयर एफडी है, 5 ईयर। ये ले, मिस्टर एक्स ट्रांसफर टू हिज वाइफ 10% एफडी ऑफ ₹1 लाख, 5 ईयर एफडी। तो होगा क्या सर, ये यहां पर 1 लाख रुपए है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बिल भी कितना 10,000, यहां पर बैलेंस बिल भी लाएगी 1,10,000, यहां पर बैलेंस बिल भी लाएगी 1,10,000। अगर मैंने साल के पहले दिन उनको ट्रांसफर कर दी तो 1 साल बाद उस एफडी का बैलेंस बिल भी 1,10,000, नेक्स्ट ईयर का एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट बिल भी 11,000 और द बैलेंस ऑफ द एफडी बिल भी 1,21,000। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बिल भी, ये एफडी उफडी के ऊपर इंटरेस्ट ऐसे ही काम करते हैं ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये थोड़ा कि हर साल 10 ही आएगा, ठीक
ठीक है। 1,21,000 का 10% कितना? 12,100। बैलेंस विल भी 1,33,100। चौथे ईयर का इंटरेस्ट विल भी 13,310 और रिमेनिंग बैलेंस विल भी 1,46,410। फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट विल भी 14,641 और यहाँ पर मैच्योरिटी हो जाएगी और मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिल जाएगा लगभग 1,61,051 शायद। करना एक बार, मैंने रफली टफली किया बेटा, ऐसा ही यही आ रहेगा 1,61,051। तो ये एक सिंपल सा एफडी ऐसे ही चलता है मेरा। 1 लाख का एफडी था, 5 साल तक इंटरेस्ट मिलना था, कितना? 1,61,051। चाहे ये एफडी है, चाहे आपको नजर आ रहा है कि इनकम ऐसे ही आनी थी, मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। जैसे वो वाला एग्जांपल था ना कि भाई मुझे इंटरेस्ट मिल गया, मैंने इंटरेस्ट की एफडी करवा दी, उसमें तो आपको लॉजिकली नजर आ रहा है कि चलो यार क्लब नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला पॉइंट क्या है कि ट्रांसफर्ड एसेट्स कितनी है? 1 लाख, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है? 10। तो 1 लाख का 10% हर बार वो किसकी वजह से कमा रही है? आपकी वजह से कमा रही है। तो इसका मतलब यहां पर आंसर क्या आएगा? 10,000 क्लब्ड। यहां पर आंसर क्या आएगा? 10,000 क्लब्ड और 1,000 विल नॉट टू बी क्लब्ड। 1,000 विल नॉट टू बी क्लब्ड। अगले साल जो है ना 11,000 रुपए, पहले साल जो 10,000 है वो क्यों है? ड्यू टू ट्रांसफर्ड एसेट्स। ड्यू टू ट्रांसफर्ड एसेट्स कितनी है इस एग्जांपल में? 1 लाख। पहले साल तो 10,000 है वो है इनकम ऑन ट्रांसफर्ड एसेट्स, और जो अगले साल के 11,000 है वो क्यों है? 10,000 ऑन ट्रांसफर्ड एसेट्स और 1,000 इनकम ऑन इनकम। 1,000 क्या है? इनकम ऑन इनकम। थर्ड ईयर क्या होगा? थर्ड ईयर में से 12,100, 10,000 क्या हो जाएंगे? क्लब, और 2,100 क्या हो जाएंगे? नॉट टू बी क्लब। फोर्थ ईयर के 10,000 क्या हो जाएंगे? क्लब, 3,310 क्या हो जाएंगे? नॉट टू बी क्लब। फिफ्थ ईयर के 10,000 क्या हो जाएंगे? क्लब, और 4,641 क्या हो जाएंगे? नॉट टू बी क्लब। 4,641 क्या हो जाएंगे? नॉट टू बी क्लब। तो हेडिंग आपने डालनी थी इनकम ऑन ट्रांसफर्ड एसेट्स इज क्लब्ड, जबकि इनकम ऑन इनकम या एक्रिएशन ऑफ इनकम विल नॉट टू बी क्लब्ड, विल नॉट टू बी क्लब्ड। लिखना मत, जनरली एक एग्जांपल सुनो। लिखना इतना ही था, लिखने वाला काम आपका आज का क्या हुआ बेटा? ओवर। और हमने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से 25% क्लबिंग तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से ओवर कर लिया हमने। 30 भी मैं बोल सकता हूं। एग्जांपल देखना, मैंने वाइफ को 1,000 रिलायंस के शेयर ट्रांसफर किए, 1,500 रुपए का एक है, 1,500 रुपए का एक है। 5-6 महीने बाद उसके ऊपर 1,000 शेयर्स का बोनस मिल गया। क्या मिल गया? 1,000 शेयर्स का बोनस। 2,000 शेयर्स हो गए 1,000 के, और उसने वो उसके 3-4-5 महीने बाद 2,000 के 2,000 बेच दिए 2,000 रुपए में ही। 2,000 के 2,000 बेच दिए 2,000 रुपए के हिसाब से ही। तो पॉइंट क्या होगा? अब कैपिटल गेन निकालते पहले तो उनके, कैपिटल गेन वैसे मैंने पढ़ ही लिया। तो क्या होगा सर? 1,000 शेयर्स का अलग निकाला था अपने, याद हो तो? 1,000 शेयर्स का क्या निकाला था अपने? अलग निकाला था। जो 1,000 बोनस शेयर्स बेचे गए हैं उसके ऊपर उनकी इनकम कितनी हो जाएगी? 2,000 इंटू 1,000, 20 लाख। 20 लाख। और जो 1,000 ओरिजिनल शेयर्स बेचे गए हैं उनके ऊपर उनकी इनकम कितनी होगी? 1,000 इंटू 500, केवल कितना? 5 लाख। थोड़ा आराम से मेक श्योर, मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया। 1,000 रिलायंस के शेयर्स दिए थे, 6 महीने बाद 1,000 का बोनस मिल गया, उसके 4-5 महीने बाद 2,000 के 2,000 बेच दिए एट द रेट 2,000 पर इक्विटी शेयर्स। तो उनकी इनकम कैसे काउंट होगी? 1,000 ओरिजिनल शेयर्स के ऊपर, तो केवल और केवल 1,500 रुपए। याद आया? अगर फ्री में एसेट्स दिया गया है तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर विल बी कंसीडर्ड। क्या हमेशा याद रखना, बस कैपिटल गेन के अराउंड में ना, अगर आपको कैपिटल गेन के प्रोविजंस याद रह गए तो टैक्स याद रह ही जाएगा भाई। सेट ऑफ को क्या लगता है? 2 बार और रिवाइज कर लोगे आप पेपरों से पहले तो कितनी गलती कर दोगे यार सेट ऑफ में, और मैं भी कितना ही मुश्किल पूछ लूंगा। तो ये जो 5 लाख उसने कमाए हैं ड्यू टू वो शेयर्स जो मैंने ट्रांसफर किए थे 64,114 विल बी अट्रैक्टेड। और ये जो उसने 20 लाख कमाई है वो क्यों कमाई है? वो एसेट्स मैंने ट्रांसफर नहीं की थी, वो था एक्रिएशन ऑफ एसेट्स या एक्रिएशन ऑफ इनकम। एक्रिएशन वर्ड नहीं जच रहा है तो इंक्रीज आप बोल सकते हैं। तो ये जो 20 लाख है ना, 20 लाख की इनकम, ये उनके लिए जाएगा क्या? STCG, STCG। और ये 5 लाख का मेरे लिए जाएगा, और मेरे लिए जाएगा तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा STCG या LTCG, डिपेंड करता है कब खरीदे थे। 5-6 महीने बाद या 9 महीने बाद या 10 महीने बाद या 12 महीने के विदिन मेरी डेट ऑफ परचेज से उनकी डेट ऑफ सेल अगर 12 महीने तक की है तो भैया ये क्या जाने वाला है? STCG। लेकिन ये क्या हो जाएगा? क्लब। यानी मेरी इंटेंशन यही थी कि 15 लाख का माल 20 में बेचना है, मैं नहीं बेचता हूं तुम बेचो यार, मैं नहीं बेचता हूं तुम बेचो, मैं बेचूंगा तो 5 लाख मेरी इनकम है। सरकार कहती है बेटा वो बेचेगी तो भी इनकम किसकी है? तेरी ही है। हाँ, लेकिन ये 1,000 का तो अता पता ही नहीं था यार,
ये 1000 तो उनके ही हैं, अपने हैं ही नहीं। बात खत्म सर। तो आज का जो मेरा लेक्चर था वो इतना ही था। 65 आपको याद करना नहीं था कि टैक्स किसी से भी कलेक्ट किया जा सकता है। 6414 अपने को याद रखना था। होप सो हो जाएगा याद, कोई खास बात है कुछ? हाँ देखो, अपा फिर उसमें उतना डीप थिंकिंग नहीं करेंगे कि पता था, नहीं, वो कवर नहीं होगा, क्योंकि कानून कई बार ना लिखे हुए शब्दों के साथ ही चलता है, और इसको ही लोग कई बार लूप होल्स बना लेते हैं। मुझे पता है, मैं कर देता हूँ ट्रस्ट। एक सेकेंड।